नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी नेपाल में कोरोना के प्रसंग से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 169 कोरोना संक्रमित के जान गिले। एही संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला की संख्या 6,700 पहुंचल। देश भर थप 8,636 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। 22,306 पीसीआर परीक्षण केला पर 8,387 आ 630 एंटीजन टेस्ट केला पर 249 जना में संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 6,404 जना संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 1,17,261 सक्रिय संक्रमित अछि। नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 5,28,848 पहुंचल अछि, जैमे से 4,04,887 संक्रमण मुक्त भेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 481 कोरोना संक्रमित थपायल अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सर्लाही में सर्वाधिक 155, धनुषा में 112, सप्तरी में 62, बारा में 52, महोत्तरी में 29, रौतहट में 28, पर्सा में 28, सिरहा में 14 आ अन्य प्रदेशक 1 संक्रमित थपायल अछि। एही संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 30,879 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 11 संक्रमित के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 592 पहुंचल अछि। तहिना 19,245 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 11,042 सक्रिय संक्रमित अछि। काठमाडौँ उपत्यका के 3 जिला काठमाडौँ, ललितपुर आ भक्तपुर में आगामी 20 गते धरि के लेल निषेधाज्ञा होबय जा रहल अछि। उपत्यका के 3 जिला के प्रमुख जिला अधिकारी सब आ सुरक्षा निकाय के पदाधिकारी सबक मंगल दिन बैसल बैठक से थप 1 सप्ताह के निषेधाज्ञा बढ़ेबाक निर्णय कयल गेल अछि। बैसाख 16 गते से शुरू भेल निषेधाज्ञा बैसाख 21 गते से बढ़ैत जेठ 13 गते धरि पहुंचाओल गेल छल। कोविड-19 संक्रमण के दर में कमी नहीं अवला बाद निषेधाज्ञा थप करैत थप कड़ाई करऽ के निर्णय कयल गेल काठमांडू जिला के प्रमुख जिलाधिकारी काली प्रसाद पाराजुली जानकारी दिलन। संक्रमण नियंत्रण के लिए निषेधाज्ञा के मोडालिटी परिवर्तन क थप कड़ाई कयल जायत ओ बतौलन अछि। सर्वसाधारण के 2 दिन खाद्यान्न खरीद के लेल समय द क 14 गते से खाद्यान्न, किराना आ डिपार्टमेंटल स्टोर से हो बंद करऽ के निर्णय कयल गेल जानकारी दिलन। सर्वसाधारण नागरिक के आवत जावत में अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य काज के लेल पूर्ण रूप में रोक लगाओल गेल अछि। मॉर्निंग वॉक आ इवनिंग वॉक से हो रोक लगाओल गेल अछि। तहिना अत्यावश्यक सामान किनित काल भौतिक दूरी कायम करैत मास्क लगेबाक आ ओहन नहीं भेला पर जरिमाना करबाक प्रहरी के निर्देशित कयल गेल अछि। पहिल बेर मास्क नहीं लगाव वाला के 100 आ दोसर बेर नहीं लगाव वाला के 200 रुपया जरिमाना करऽ के कहल गेल अछि। लेकिन सर्वोच्च अदालत किछ दिन पहले है मास्क नहीं लगाव वाला के जरिमाना नहीं लेबऽ कहने छल। तहिना 1 सप्ताह के लेल अत्यावश्यक हरियर तरकारी, फल फूल आ मांस, दूध लगायत अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ खरीद कर आ खाद्यान्न आ किराना दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर, सार्वजनिक निर्माण आ निजी निर्माण काज में से हो रोक लगाओल गेल अछि। निर्माण सामग्री के ढुआनी से हो बंद रहत। साथे ऐसा पहिने जिला प्रशासन कार्यालय लगायत विभिन्न निकाय से कयल जाय वाला पुरान पास सब रद्द कयल गेल अछि। पनि हामीले अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य कामको लागि घरबाट बाहिर ननिक्लिनको निम्ति अनुरोध गरेका छौँ, निस्किन नदिने र यसमा अहिले चाहिँ साथै मोर्निङ वाक र इभिनिङ वाकलाई पनि बन्द गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। त्यो प्रहरीले अनुगमन गर्छ। बिहान मोर्निङ वाक र बेलुकाको इभिनिङ वाक पनि बन्द गरिएको छ र अत्यावश्यक काममा निक्लिनु पर्दा पनि अब भौतिक दूरी चाहिँ अनिवार्य रूपमा 2 मिटरको कायम गर्ने र अनिवार्य रूपले मास्क चाहिँ लगाउने र मास्क नलगाएको हकमा तत्काल प्रहरीले यो अध्यादेश अनुसार 100 रुपैयाँ पहिलो पटक जरिमाना गर्ने र पटकै पछि यस्तो गरेमा चाहिँ 200 रुपैयाँ जरिमाना गर्ने व्यवस्थालाई चाहिँ कडाइका साथ लागू गर्न प्रहरीलाई अधिकार प्रत्यायोजन समेत ऐनले गरेको छ। त्यो जरिमानाको हुन्छ र यो सबै प्रकारका सभा सम्मेलन यो गोष्ठीहरू को चाहिँ बन्द गर्ने र विवाह व्रतबन्धको हकमा पनि हामीले साबिकमा 10 जना भनेको थियो, अहिले त्यसलाई हटाएर 7 जनामा सीमित गरिएको छ र एउटा गाडीलाई मात्रै अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
जेठ 14 गते से अनुमति नहीं लऽ कऽ सवारी चलला पर कोविड-19 संक्रमण के संबंध में हाले जारी कयल गेल अध्यादेश में भेल व्यवस्था अनुसार 2 चक्का के सवारी साधन के 2000 रुपैया आ 4 चक्का सवारी साधन के 5000 जरिवाना करऽ के साथे संस्था के 5 लाख आ व्यक्ति के 1 लाख धरि जरिवाना करबाक आ 6 महीना धरि सेवा बंद करऽ सकऽ सेहो प्रमुख जिलाधिकारी पाराजोली बतौलनि अछि। पूर्व मंत्री भीम रावल सोम के साँझ वीरगंज में नागरिकता लेवे वाला के भीड़ लागल आ ओहि में भारत से आवे वाला के संख्या बहुत रहल समाचार आयल कहैत ट्वीट केने छलाह। परसा में बैसाख 16 गते से निषेधाज्ञा रहल आ प्रशासन कार्यालय से देवे वाला अत्यावश्यक सेवा सब सेहो बंद रहल अवस्था में पूर्व गृह मंत्री समेत रहल रावल के ई गलत समाचार प्रति बहुत व्यक्ति अचंभित भेल अछि। सरकार नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन अध्यादेश 2078 जारी कयल गेल काल्हे भेने ट्वीट केने कारण रावल के टिप्पणी सेहो विधेयक दिस लक्षित रहल अछि। रावल मंगल के भोरे अपन ओ विवादास्पद ट्वीट हटा चुकला अछि। ओहि ट्वीट में डिलीट करैत नया में ओ अपन पछिला ट्वीट में गलत मनसाय नहीं रहल कहैत बचाव कयलनि। रावल संवेदनशील विषय में गैर जिम्मेवार आ गैर संवेदनशील भ कऽ अभिव्यक्ति देने गलत रहल लोक सब बताबि रहल अछि। प्रमुख जिला अधिकारी पीताम्बर घिमिरे जिला प्रशासन कार्यालय में नागरिकता लेवे वाला के भीड़ लागल हल्ला गलत आ निराधार रहल बतौलनि। पूर्व गृह मंत्री आ देश के पैघ पार्टी के उपाध्यक्ष भ चुकल व्यक्ति एहन हल्ला फैलावा में अपन कार्यकर्ता संबंधित अधिकारी संग जानकारी लेवा में आ बिना बुझने टिप्पणी केने कहैत रावल के आलोचना भ रहल अछि। कोरोना संक्रमण से वीरगंज में दिनहु कतेको लोग जान गंवा रहल अछि। निषेधाज्ञा के कारण व्यक्ति सब अत्यावश्यक काज बाहेक घर बाहर निकल नहीं पाबि रहल अछि। जिम्मेवार नेता एना अफवाह फैलेनाइ गलत रहल कहैत विभिन्न विश्लेषक सब बतबैत अछि। कॉमेडियन आदर्श मिश्रा के पिता विनोद मिश्रा के निधन भेल अछि। हुनक मंगल दिन भोरे चितवन के भरतपुर अस्पताल में निधन भेल अछि। सोम के राति हुनका उपचार के लेल नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल से भरतपुर अस्पताल पहुंचाओल गेल छल। नारायणी अस्पताल डायलिसिस कम्मे केने कहैत आदर्श अपन बाबू के दोसर अस्पताल लऽ गेल छलाह। 4 वर्ष से किडनी के समस्या रहल विनोद के डायलिसिस होइत आयल छल। 12 के जीतपुर में रहैत आयल विनोद के सप्ताह में 2 बेर किडनी के डायलिसिस नारायणी अस्पताल में होइत आयल छल। आदर्श कॉमेडी रियलिटी शो कॉमेडी चैंपियन से चर्चा में आयल छल। विपक्षी गठबंधन सर्वोच्च अदालत में देने मुद्दा के विषय में रणनीति बनावत छलफल शुरू केलक अछि। विघटित प्रतिनिधि सभा के 146 सदस्य सोम दिन प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन देने छल। सिंहदरबार स्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के कार्यालय में भेल छलफल में विशेष क संसद विघटन विरुद्ध आ सभापति शेरबहादुर देउवा के प्रधानमंत्री नियुक्त करऽ के लेल कयल गेल प्रस्ताव के संबंध में कानूनी लड़ाई केना आगा बढ़ाल जाओ कहि कऽ विषय में परामर्श करऽ के काज भेल नेता रमेश लेखक जानकारी देलनि। भनेको थिए यो स्थिति कस्तो आइसक्यो भने मुलुक एउटा नयाँ ध्रुवीकरणमा प्रवेश गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई र यो संविधानलाई जोगाउनका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढेका छौँ। अब यसलाई संविधान समाप्त गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने ठुलो चलखेल भइरहेको छ। योभन्दा पहिलाको संसदको विघटन प्रतिनिधि सभाको विघटनदेखि लिएर अहिले संसदको बहुमत सदस्यहरूले फलानलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भनेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रस्ताव गरिसकेपछि पनि संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री बनाउन इन्कार गर्ने भनेको संसदीय पद्धतिको त्योभन्दा ज्यादा मजा के हुन सक्छ। हाम्रो देशमा त संसदीय पद्धति हो नि। संसदीय पद्धति भनेको संसदमा प्रतिनिधि सभामा बहुमतले सरकार बनाउने हो नि। हिजो त सर्वोच्च अदालतमा देखियो त बहुमत कता रहेछ भनेर। ओ लोकतंत्र नहीं रह जका खतरा देश में आयल कहत संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र आ संविधान के बचाव के लेल नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार गठन के प्रक्रिया में अपना सब आगा बढ़ल बतौलन। संसद के बहुमत सदस्य प्रधानमंत्री में नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा के प्रस्ताव केला पर प्रधानमंत्री बनाव अस्वीकार केनाई संसदीय पद्धति ऊपर मजाक भेल टिप्पणी केलनि। संसदीय पद्धतिमा बहुमत सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेको माथि प्रधानमन्त्री बन्दैन भने अनि यो संविधान जीवित रहन्छ, अनि यो व्यवस्था जीवित रहन्छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जीवित रहन्छ।
हो। त्यसमा अहिलेको लडाइँ भनेको यो संविधानलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउने लडाइँ भएको हुनाले तपाईँहरूको सहयोग रहेको छ, त्यो रहिरहोस्। जहाँसम्म आज नेताहरूको छलफलको कुरा छ, आजको छलफल भनेको यही अहिले हामी जुन न्यायिक लडाइँ लडिराखेका छौँ यसमा हामी अगाडि चाहिँ त कसरी बढ्छौँ भन्ने कुरामै केन्द्रित भएर छन्। सांसदहरू बैठक में नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायत सहभागी छ। सभामुख अग्नि सापकोटा पिछला राजनीतिक अवस्था के विषय में पूर्व सभामुख सब संग परामर्श के सरकार दोसर बेर से हो प्रतिनिधि सभा विघटन का मध्यावधि चुनाव घोषणा के बाद राजनीतिक संकट समाधान के विकल्प के विषय में मंगल दिन संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में पूर्व सभामुख सब संग परामर्श कयल गेल। छलफल में सहभागी पूर्व सभामुख सब सरकार जनता के प्रतिनिधित्व करवला सर्वोच्च संस्था ऊपर आक्रमण कर के काज केने आ ओ पूर्ण रूप में असंवैधानिक भेल विचार दिलक। पूर्व सभामुख एवं नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल संसद से सब समस्या के समाधान खोजल जेबाक आ अदालत जाके अवस्था सृजना भेनाई दुखद भेल आ राजनीतिक समस्या के समाधान आ निकास के विकल्प विषय में छलफल भेल जानकारी दिलन। वो राजनीतिक लगायत देश के समस्या के समाधान जनता के अस्तित्व के रूप में रहल प्रतिनिधि सभाए से खोजनाई भेला से सदन पुनर्स्थापना के लेल कानूनविद, सांसद, सचेतक, प्रमुख सचेतक सब संग छलफल का आवश्यक कदम लेब पूर्व सभामुख सब सभामुख सापकोटा के सुझाव देने बतौलन। आज योभन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्नुपर्ने, अदालततिर गएर समाधान खोज्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना गरियो त्यसप्रति हामीले गम्भीर दुःख र चाहिँ चिन्ता प्रकट गऱ्यौँ र चाहिँ सदनबाटै समस्याहरूको, राजनीतिक समस्याहरूको निकास आउनुपर्छ, देशले निकास पाउनुपर्छ र सदनको अस्तित्व जनताको अस्तित्व हो। जनताको अस्तित्वमाथि कसैले पनि खेलबाड गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ नि यो आजको बैठकबाट चाहिँ हामीले सन्देश दिन खोज्यौँ। जनमत निर्माण करेत संविधान के मर्म आ भावना के विषय में विचार संप्रेषण करेत अनुकूल वातावरण निर्माण तरफ पहल कर सुझाव देल गेल से हो नेता पौडेल जानकारी दिलन। पूर्व सभामुख ओनसरी घरती मगर जनता के प्रतिनिधिमूलक संस्था ऊपर आक्रमण पूर्णतया असंवैधानिक भेल बात पूर्व सभामुख सब रखने बतौलिन। संविधान के धारा 76 के उपधारा 3 अनुसार बनल सरकार के प्रतिनिधि सभा विघटन कर के अधिकार नहीं भेला से संसद भंग के नाई सरकार के निर्णय असंवैधानिक होबे के साथे ऐसा जनता के मत के अपमान कर के काज से हो भेल कहत घोर निंदा कयल जा धारणा पूर्व सभामुख सब रखने ओ जानकारी दिलेन। विकल्प चाहिँ फेल हुने अवस्था बल्ल यो चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने संविधानको व्यवस्था छ, एकदम बकायदा किटेरै। उपधारा 4 को 76 को उपधारा 4 को व्यवस्था चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने हो, यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। त्यो बाहेक 1, 2, 3 र 5 गरेर 4 वटा चाहिँ विकल्पहरू नहुँदाखेरि बल्ल चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने हो। त्यसैले सरासर यो असंवैधानिक छ, जनताप्रतिको यो चाहिँ अनुत्तरदायी कुरा छ। जसले जनताको प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ 5 वर्षको लागि जनताले मतदान गरेर पठाएको थियो, यसलाई अपमान गरिएको छ। देशलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ लडेर ल्याएको व्यवस्था थियो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ हामीले बहुत रगत पसिना बगाएर ल्याएको हो। यहाँ पत्रकार मित्रहरू पनि धेरै लड्नु भएको छ। त्यति बेलामा चाहिँ यस व्यवस्थाको लागि यो व्यवस्थाकै समाप्तिको झझल्को दिने खालको जे चाहिँ आज चाहिँ अभ्यासहरू, कार्यशैलीहरू जे भएको छ यसको घोर निन्दा गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत भयौँ र यसको लागि चाहिँ हामीले सभामुखले चाहिँ निरन्तर रूपमा सक्रिय हुनुपर्छ। छलफल में न्यायालय से जल्दी फैसला केनाई आ देश तथा राज्य के आवश्यकता अनुसार संपूर्ण संवैधानिक निकाय चलनाई जरूरी रहल बताओल गेल अछि। सर्वोच्च अदालत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बीच भेंट नहीं भेल बतौलक अछि। मंगल दिन सर्वोच्च अदालत से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत विभिन्न ऑनलाइन समाचार माध्यम में सोम के रात बालुवाटार में प्रधानमंत्री आ प्रधान न्यायाधीश छलफल भेल समाचार प्रकाशित भेल प्रति गंभीर ध्यान आकर्षण भेल बतौलक अछि।
सर्वोच्च के सहप्रवक्ता देवेंद्र ढकाल प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत ओहि विषय में कोनो सत्यता नहीं रहल आ न्यायपालिका के स्वच्छता एवं एहि प्रति के आस्था आ विश्वास के प्रतिकूल प्रभाव कर जका अतिरंजित तथा दुराशायुक्त भावना से समाचार प्रकाशन भेनाई दुखद आ खेदजन्य विषय भेल बतौलक अछि। अदालत एहन समाचार के भ्रम में नहीं पड़ समेत अनुरोध केलक अछि। साथे न्यायपालिका के मर्यादा आ गरिमा के आँच आबय जका प्रकाशित कयल गेल तथ्य विहीन कपोल कल्पित आ भ्रामक समाचार ठीक कर समेत मांग केलक अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आगामी आर्थिक वर्ष के बजट कोविड-19 महामारी के चपेटा में पड़ल अर्थतंत्र के पुराने अवस्था में फिरता आने के व्यवस्था सहित में जोड़ दिलक अछि। महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा बीतल वर्ष महामारी नियंत्रण के लेल कयल गेल बंदाबंदी के कारण नकारात्मक दिशा में गेल अर्थतंत्र पुराने लय में फिरता नहीं अबिते कोविड-19 के दोसर लहर से अर्थतंत्र फेर ठप रहल कहैत बजट बाजार चलायमान बनाबऽ जका अर्थतंत्र के मुद्दा सबके संबोधन कयल जेबा में जोर देलनि। ओ कोविड महामारी नियंत्रण तथा रोकथाम के लेल स्वास्थ्य सेवा सुधार, खोप सहित के उपचार सेवा के सुदृढ़ीकरण कराबऽ पहिल आवश्यकता संगे अर्थतंत्र चलायमान बनाबऽ विषय सेहो सरकार के प्राथमिकता में पड़नाई जरूरी रहल बतौलनि। नेपाल के पूरे अर्थतंत्र रेमिटेंस में आधारित भेला से ओहि में कमी एला से अर्थतंत्र में पैघ दुर्घटना होबऽ सकबा कहैत निर्यात तरफ ध्यान केंद्रित केनाई जरूरी रहल बतौलनि। वो देश के अर्थतंत्र के मेरुदंड के रूप में रहैत आयल छोट तथा मझौला उद्योग के संबोधन करैत कर्जा प्रवाह में सेहो सहजीकरण करबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। उद्योगलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू राखेका छौँ। उद्योगको मुख्य कस्ट सेन्टर्सहरू हामीले तुलना गर्ने हो भने उदाहरणको लागि बिजुली को कस्ट भारतसँग हामीले तुलना गर्ने हो भने हाम्रो बिजुली पर युनिटको कस्ट उद्योगको लागि धेरै बढी छ। यो कसरी घटेर उद्योगलाई अझ बढी कम्पिटिटिभ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। त्यसपछि हामीले राखेका छौँ श्रमको, हैन, हामीलाई सबैलाई थाहा छ ILO को रिपोर्ट पनि हेर्ने हो भने हाम्रो प्रोडक्टिभिटी अहिले साउथ एसियामा सबैभन्दा कम रहेको छ, तर अहिले न्यूनतम वेतन पनि सबैभन्दा बढी भइसकेको छ र यस्तो बेलामा उद्योग कम्पिटिटिभ हुन सकेन। त्यसैले गर्दाखेरि उद्योगको लागि अब आउने समयमा प्रोडक्टिभिटी बेस्ड स्यालेरी सिस्टमको लागि कानुन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। हामीले पूर्वाधारको कुरा त मैले गरि नै सकेँ। त्यस्तै गरेर ब्याज दरको कुराहरू हामीले गरेका छौँ। कसरी उद्योगलाई कम ब्याजमा उनीहरूले चाहिँ रकम पाउन सक्छन्, लगानी गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। र त्यस्तै गरेर यो त प्रतिस्पर्धी औद्योगिकरणको कुराहरू गरे र त्यसपछि हामीले अर्को कुरा के राखेका छौँ भने स्टार्टअप र इनोभेसन। हरेक देशहरूले स्टार्टअप र इनोभेसनमा ठुलो लगानी गरेको छ। स्टार्टअप र इनोभेसन्समा हामीले लगानी गर्न सकेनौँ भने आउने समयमा हामीले यो जुन फास्ट ग्रोथको जुन एउटा कल्पना गरेका छौँ त्यो चाहिँ सम्भव छैन र स्टार्टअपमा फेलियर रेट धेरै बढी हुन्छ। तर तैपनि स्टार्टअप्सलाई एन्करेज गर्नको लागि जरुरी छ। हामीले महासंघले पनि केही कुराहरू यसमा सुरु गरेको छ। हाम्रो बजेटमा चाहिँ यसपालि स्टार्टअप र इनोभेसनको लागि एन्करेज गर्नलाई, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि विशेष कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। ओ कम कर लगेला पर बाजार चलायमान हैत आ सरकार के सेहो राजस्व संकलन में सकारात्मक प्रभाव पड़ला से कर के दर में सुधार केनाई आवश्यक रहल बतौलनि। तहिना महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्र ढकाल आगामी बजट से कोविड महामारी से नागरिक के बचावक लेल खोप आ स्वास्थ्य पूर्वाधार के व्यवस्था केनाई पहिल प्राथमिकता रखबाक बतौलनि। वो छोट तथा मझौला व्यवसाय आ कच्चा पदार्थ में आधारित उद्योग के सेहो प्राथमिकता द समग्र में 70% राजस्व में योगदान पहुँचावे वाला निजी क्षेत्र के पुराने लय में फिरता कर जका बजेट आना में जोड़ दिलनि। चाहिँ गरेको चाहिँ छौँ भन्नाले एउटा डोमेस्टिक चाहिँ भन्नाले एउटा भन्नाले कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग धन्दाहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने भनेको छौँ। जस्तो ट्रेडिङलाई चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रायोरिटी दिएको र उद्योग क्षेत्रलाई प्रायोरिटी नदिएको चाहिँ भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। वास्तवमा उद्योग धन्दाहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने हिसाबको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो बजेटले भन्नाले चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ ताकि यहाँको डोमेस्टिक उत्पादन, डोमेस्टिक चाहिँ र मेटेरियलहरूलाई पनि चाहिँ भन्नाले यसले चाहिँ भन्नाले चाहिँ सपोर्ट गरोस् र रोजगारी सिर्जना गरोस् भन्ने चाहिँ अर्को चाहिँ कुराहरू रहेको छ। र त्यसै गरेर भन्नाले यो समग्र उद्योग धन्दाहरू चाहिँ जुन एउटा भनौँ न बन्द भएको चाहिँ अवस्था छ, समग्र
एउटा चाहिँ 70% जति चाहिँ भनौँ न यो राजस्वको कन्ट्रिब्युसन गर्ने जुन एउटा निजी क्षेत्र वास्तवमा यसबाट चाहिँ प्रभावित चाहिँ भएको चाहिँ अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ रिभाइभ गर्ने हिसाबको चाहिँ भन्नाले चाहिँ बजेट चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ वास्तवमा चाहिँ निजी क्षेत्रको वास्तवमा चाहिँ एउटा चाहिँ माग चाहिँ रहेको छ। वो निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण कर के लेल विशेष योजना आन के वास्तविक किसान पहचान करित उत्पादन वृद्धि आ रोजगारमुखी फार्म के अवधारणा के प्राथमिकता देव में जोड़ दिलन। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।